रॉयल इंडियन नेवी के टेलीग्राफिक बलाई चंद्र दत्त अपने किताब में लिखते हैं, अंग्रेजों की नजर में ब्राह्मणों समेत भारत की कई जातियां अछूत हुआ करती थी और इनको खराब खाना देने के साथ नस्ल भेदी गालियां देना एक आम बात हो गई। भारत में पहली बार कोर्ट मार्शल का गठन करते ही 476 नौसैनिकों को दोषी ठहरा कर उनको नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। नौसेना की बगावत पूरे देश में आग की तरह फैल गई और हमारे देश के नौजवानों ने अंग्रेजी अफसरों की हत्या करके नौसेना का जहाज अपने कंट्रोल में कर लिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे हर भारत के नागरिकों को जानना बहुत जरूरी है। द लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बात है दोस्तों 18 फरवरी सन 1946। बम्बई, जिसे आज की डेट में हम मुंबई के नाम से जानते हैं, रोज की तरह सामान्य सुबह थी, लेकिन गेटवे ऑफ मुंबई यानी समुद्र के तट पर कुछ विचित्र हलचल सी दिखाई पड़ रही थी। लोग यह देखकर हैरान थे कि रॉयल इंडियन नेवी का एक शिप बहुत ही आक्रामक ढंग से किनारे की तरफ धीरे धीरे करता हुआ बढ़ रहा था। उसके तोपों के निशाने पर गेटवे ऑफ इंडिया, ताजमहल और ताज होटल भी था और साथ ही बॉम्बे याट क्लब भी था। कुछ ही देरों में गोलियों की आवाज सुनाई पड़ने लगी। तटीय राज्यों में और आसपास के सारे इलाकों में एक हिंसा भड़क गई। पता चला कम्युनिकेशन शिप HIMS तलवार पर तैनात भारतीय नौसैनिकों ने अपने गोरे फिरंगी अफसरों का हत्या करके जहाज पर पूरा नियंत्रण कर लिए। जहाज के नौसैनिकों ने कराची से लेकर कोचीन और विशाखापत्तनम तक और साथ ही कोलकाता चटगांव तक वायरलेस पर विद्रोह की सूचना भेज दी। पूरे देश में नौसेना की बगावत एक जंगल में आग के जैसी फैल गई। HMI तलवार पे जो हमारे नौसैनिक थे, भारतीय नौसैनिक थे, उन्होंने अपने अंग्रेजी ऑफर्स को मारकर वो शिप का कंट्रोल ले लिया और कम्युनिकेशन शिप होने के कारण वो सारे ग्राउंड एस्टैब्लिशमेंट से कांटेक्ट करके उनको कह दिया कि आप अपने अपने शिप्स को कंट्रोल में ले लो। और कुछ ही घंटों में सारी भारतीय नौसेना, सारी अंग्रेजी नौसेना भारत के हमारे नौसेनाओं के कब्जे में आ गई। रॉयल इंडियन नेवी, जिसे रेन भी कहा जाता था, उसके 25,000 से भी ज्यादा भारतीय सैनिक बगावत का झंडा बुलंद कर चुके थे। कुछ ही घंटों के अंदर 18 नौसैनिक जहाजों पर यूनियन जैक फाड़ कर फेंक दिए गए और साथ ही दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगा, नौसेना का नाम बदल कर इंडियन नेशनल नेवी रख दिया गया। विद्रोहियों ने मिलकर 3 झंडे फहराए, जिसमें पहला था कांग्रेस का और दूसरा मुस्लिम लीग का था, तीसरा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का था। उन दिनों भारत में यही 3 प्रमुख राजनीतिक दल हुआ करते थे और साथ ही दोस्तों, विद्रोहियों ने कुल 12 मांगे रखी थी, जिसमें पहली मांग थी सभी राजनीतिक बंदियों को जेल से रिहा किया जाए। सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद सेना के सभी युद्ध बंदियों को बिना शर्त के ही छोड़ दिया जाए और इतना ही नहीं, सभी ब्रिटिश नागरिक भारत को छोड़कर ही जाएं। बाकी सब शेष मांगे भारतीय नौसैनिकों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर था और कम वेतन भत्तों के संबंध में भी। उस समय रॉयल इंडियन नेवी के टेलीग्राफिस्ट रहे बलाई चंद्र दत्त ने न्यूटनी ऑफ इनोसेंस नामक एक पुस्तक में बताते हैं, भारतीय नौसेना में भारतीय सैनिकों में गोरे सैनिकों का स्थान ऊंचा था, चाहे वो लोग बेस पर हों या युद्ध क्षेत्र में हों। उन्हें भारतीय सैनिकों के अपेक्षा 5 से 10 गुना ज्यादा वेतन दिया जाता था और साथ ही भारतीय सैनिकों को सड़ा हुआ पुराना खाना दिया जाता था और ऊपर से उनको नस्ल भेदी गालियां भी मिलती थी। बलाई चंद्र दत्त के ही शब्दों में, यह अंग्रेजों का कास्ट सिस्टम हुआ करता था, जिसमें ब्राह्मणों समेत सभी जाति के लोग अछूत हुआ करते थे। रेयर एडमिरल सत्येंद्र सिंह इसी विषय पर अंडर 2 इन साइंस द इंडियन नेवी 1950 नामक पुस्तक लिखी है। HMIS तलवार पर तैनात भारतीय नौसैनिकों के द्वारा टेलीग्राफिस्ट मदन सिंह के हवाले बताया गया है कि खराब खाना और भारतीयों को गाली देना एक आम बात है, लेकिन एंग्लो इंडियन और ईसाई बना चुके नौसैनिकों से थोड़ा कम भेदभाव हुआ करता था। नौसेना में विद्रोह से
पूरे देश में एक उत्साह सा फैल गया। बागियों के समर्थन में जगह जगह पर रैलियां होने लगी। सामान्य नागरिकों ने नौसैनिकों के लिए अपने घर से भोजन पहुंचाना आरंभ कर दिया और देखते ही देखते यह पूरे राष्ट्र में एक आंदोलन में बदल गया। अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए सेना और पुलिस का सहायता लिया, लेकिन उन्होंने भी गोली चलाने से मना कर दिया। अंग्रेज लोग इस स्थिति से पूरी तरह से डर चुके थे। अंग्रेजी सैनिकों ने श्रीलंका से अपने सैनिकों को बुलाकर भारतीय सैनिकों पर हमला भी करवाया, जिसका हमारे देश के नौसैनिकों ने पूरी बहादुरी से। रिजर्व बैंक की बिल्डिंग जो थी वो उस समय उस एरिया में सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। तो उस समय एक अंग्रेज ऑफिसर वो बिल्डिंग में आके टेरेस पे गया बाइनोक्यूलर्स के साथ देखने के लिए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो एक स्नाइपर बुलेट आई और उसकी हत्या हो गई। तो लोगों को पता चला कि कुछ बड़ा हो रहा है। ब्रिटिश जवानों ने बंबई में एक टैंकों से भारतीय नौसेना के ऊपर हमला भी किया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस कार्रवाई में 300 से अधिक भारतीय सैनिकों की मृत्यु हुई और हजारों की संख्या में लोग घायल हुए। विद्रोहियों को आशा था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग उनका सहायता करेंगे, क्योंकि वो लोग भी भारत की स्वतंत्रता ही चाहते थे। लेकिन महात्मा गांधी और जिन्ना ने इस बर्बरता वाले हत्याकांड की निंदा भी नहीं की। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन को गलत साबित कर दिया और सामान्य लोगों से अपील भी की कि वे विद्रोहियों का साथ न दें। गांधी जी ने दूसरे विश्व युद्ध में भारतीयों को अंग्रेजों के नौसेना में शामिल होकर लड़ने को कहा था, लेकिन इन्हीं सब बगावतों की वजह से उनके सुर बदल गए। गांधी जी का कहना था कि अगर जो अंग्रेजों को नौसैनिकों से इतना ही समस्या है तो वे लोग चुपचाप नौकरी छोड़ दें। तब मात्र एक अंग्रेजी नेता औरंग ऑफ मलिक ने विरोध करते हुए जवाब दिया, भारतीयों को नौसेना का नौकरी छोड़ना उन कांग्रेसियों को शोभा नहीं देता जो स्वयं संसद और विधानसभा में जाने के जुगाड़ में है। अंग्रेजों से वफादारी दिखाने के लिए मानो होड़ सी लग गई। मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों के समर्थन में बंबई में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया और दूसरी ओर विद्रोही नौसैनिकों के समर्थन में नौसैनिकों के साथ हो रहे आंदोलन के नेतृत्व में साथ दिया। हिंदू महासभा के नेता वीर सावरकर, निर्मल चंद्र चटर्जी और डॉक्टर नारायण भास्कर खैरे इन लोगों में सबसे आगे थे। कांग्रेस के विश्वासघात और सप्लाई लाइन कटने से बाकी जवानों का मनोबल टूटता जा रहा था। ब्रिटिश अधिकारियों ने उनसे बातचीत आरंभ कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आजाद को आगे कर दिया गया। उन्होंने नौसैनिकों से वादा किया कि यदि वे आत्मसमर्पण कर देंगे तो उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमान सैनिकों से कहा कि वो अपना हथियार डाल दें और 23 फरवरी सन 1946 को 9 सैनिकों का विद्रोह खत्म कर दिया गया। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उनके साथ वो भारतीय इतिहास के काले अध्यायों में से एक है। बागी नौसैनिकों को ड्यूटी से हटा दिया गया। बड़ी संख्या में लोग गिरफ्तार हुए और बाकी लोगों को घर पर भेज दिया गया। कोर्ट मार्शल का गठन हुआ और 476 नौसेना के सैनिकों को आरोपी घोषित कर दिया गया और उनको नौकरी से निकाल दिया गया। नौसैनिकों के आत्मसमर्पण के अगले ही दिन भारतीय नौसेना के जो अंग्रेजी अफसर थे वो अपना सामान समेटना शुरू कर दिए और ब्रिटिश के लोग सब समझ गए थे कि अब वो भारत पर राज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेना उनके नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। नौसेना में विद्रोह भले ही शांत हो गया था, लेकिन पूरे भारत में अंग्रेजी अफसरों का हुक्म मानने के लिए भारतीय सैनिक तैयार नहीं थे और ये सब छोटे छोटे विद्रोह हर सेना के छावनी में भी जगहों पर हो रहे थे। अंग्रेजों को यह बात पता चल गया था कि अब की बार अगर जो आंदोलन हुआ तो अंग्रेजी सैनिकों को उनके परिवार वालों के साथ अपने देश जाने में भी मुश्किल हो जाएगा। नौसैनिकों के विद्रोह के अंदर करीब 1.5 साल में ही वो लोग छोड़कर भाग गए। 1857 को भारत का पहला फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऐसे कहा जाता है। क्यों लोग कहते हैं कि सावरकर जी ने हम उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। सावरकर जी ने कभी प्रथम नहीं कहा था। सावरकर जी ने सिर्फ उसको 1857 का स्वातंत्र समर कहा था। एक चीज़ हम कह सकते हैं कि 1846 18 फरवरी 1946 का जो युद्ध था वो लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, क्योंकि उस दिन ऐसी घटनाएं हुई कि जिससे हमको 15 अगस्त 1947 को स्वातंत्र मिल गया। के एक अधिकारी ने कहा था कि भारत को आज़ाद होने का सबसे बड़ा कारण था सुभाष चंद्र बोस के सेनाओं का गठन होना।
दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही इस वीडियो को लेकर आपकी कोई ओपिनियन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिए। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।